हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5, जिसमें हम लोग प्रिंट कल्चर एंड उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.1 सेक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जापान में प्रिंट जो है वो किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि चाइना में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हैंड प्रिंटिंग जो थी वो ऑलरेडी चल रही थी। अब बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थी वो चाइना में गई। वहाँ से अराउंड 768 से लेकर 770s के बीच में इन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट मिशनरी ने ये जो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो जापान में भी फैला दी। ठीक है, और जापान की जो सबसे ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है वो प्रिंट हुई 868 एडी में, और ये एक बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करने वाली बुक थी जिसका नाम था डायमंड सूत्र। ठीक है, और इस बुक में 6 शीट्स थी जिसमें टेक्स्ट लिखा गया था और वुड कट इलिस्ट्रेशंस थी। मतलब वही वुडन ब्लॉक के द्वारा वो मतलब प्रॉपरली इलिस्ट्रेट एग्जांपल्स वहाँ पे दी गई थी। पिक्चर्स जो थी अब वो टेक्सटाइल्स पर लिखना शुरू कर दिया गया, दैट मीन्स कपड़े पर लिखना शुरू कर दिया गया। और जो प्लेइंग कार्ड्स थे, पेपर मनी थी, अब वो भी सब चीज़ें जो थी वो प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। और मिडिवल जापान, मतलब मिडिवल टाइम पीरियड जब चल रहा था, तो जापान में जो पोइट्स थे, प्रोज राइटर थे, मतलब जो हम लोग बोल सकते हैं लेखक थे, तो अब उन्होंने भी रेगुलरली पब्लिशिंग करना स्टार्ट कर दिया बुक्स वगैरह, क्योंकि उस टाइम पर ना बहुत ही कम दामों में मतलब उन्होंने बुक्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी बुक्स की। अब प्रिंटिंग जो थी वो एक विजुअल मटेरियल था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट जो था वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। और लेट 18th सेंचुरी में देखा गया जैसे जैसे अर्बन सर्कल्स में मतलब फ्लोरिशिंग होना शुरू हुआ, लाइक ईडो, जिसे पहले मतलब ईडो कहा जाता था, आज के टाइम पर उसे टोक्यो कहा जाता है, जो जापान की कैपिटल है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग को बहुत सारी कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स देखने को मिली, बहुत ज़्यादा नंबरिंग में पेंटिंग्स देखने को मिली, जिससे हम लोगों को अर्बन कल्चर के बारे में पता चला, आर्टिस्ट के बारे में पता चला, कर्टिशंस के बारे में पता चला, टी हाउस गैदरिंग्स कैसे होती थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चला, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग कल्चर। लाइब्रेरीज, बुक स्टोर्स जो थे वो पूरी तरह से हैंड प्रिंटेड मटेरियल से एकदम पैक्ड हो चुके थे, मतलब वहाँ पर बहुत सारी बुक्स जो थी वो उनने रख ली थी। अब वो बुक्स जो थी उनमें वुमेन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लोर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट्स, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस के बारे में लिखा होता, ताकि लोगों में प्रॉपर एटिकेट्स और हर एक चीज़ के बारे में बताया जा सके। और नेक्स्ट सेक्शन है, उसमें बताया गया प्रिंट कम्स टू यूरोप। प्रिंट जो है वो यूरोप में कैसे आया और कौन उसको लेके आया। अब यहाँ पर बताया गया बहुत सारी सेंचुरीज तक जो सिल्क और स्पाइसेस थे, मतलब मसाले थे, वो चाइना में कौन से रूट से आते थे, सिल्क रूट से। जिस रूट से सिल्क का व्यापार होता था उसी रूट से मसाले और सिल्क जो थे वो चाइना तक लेके जाते थे। और 11th सेंचुरी में बताया गया जो चाइनीज़ पेपर था अब यूरोप में पहुंचना शुरू हो गया, मतलब सेम रूट से, सिल्क रूट से ही पेपर जो था उससे क्या होना शुरू हो गया, पेपर से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पॉसिबल होगी, लाइक प्रोडक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स। ठीक है, उनके ऊपर बहुत क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं बहुत केयरफुल लिखा जाता था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 1295 में मार्को पोलो, जो कि एक बहुत बड़े ग्रेट एक्सप्लोरर थे, मतलब जो क्या करते थे, जो एक्सप्लोर करते थे, मतलब खोज करते थे, वो कहाँ पर थे, वो रिटर्न हो जाते हैं, वो इटली में थे, आ जाते हैं वो वापस। ठीक है, तो अब चाइना में थे और वो वापस इटली में आ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ऊपर, आप लोगों को के साथ मैंने डिस्कस किया कि चाइना में ऑलरेडी वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो थी वहाँ पे। तो मार्को पोलो ने इस चीज़ का नॉलेज जो था वो वापस अपने साथ लाया, और इटालियंस को भी बताया कि आप लोग किस तरह से बुक्स प्रोड्यूस करो, किस तरह से बुक्स को इस्टेब्लिश करो। ठीक है, मतलब बुक्स पब्लिश करो। तो उन्होंने वुड ब्लॉक्स की मतलब एग्जांपल जो थी यहाँ पर इटली में भी लोगों को बता दी, और वापस जल्दी से टेक्नोलॉजी जो थी वो यूरोपियन नेशन, मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट के सभी पार्ट्स में स्प्रेड होगी, बहुत तेज़ी से फैल गई। अब लग्जरी एडिशंस भी आना शुरू हो गए, मतलब लग्जरी एडिशंस जो थे वो हैंड रिटन आना शुरू हो गए, जो कि उस टाइम पर कुछ हद तक ही एक्सपेंसिव भी थे। और वॉल्यूम क्या होता है,
एक पार्चमेंट होता है जिसको एनिमल की स्किन से बनाया जाता, मतलब एक चिट्ठा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया जाता, अरिस्टोक्रेटिक सर्कल में या रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज जो होती, वहाँ पर ये बुक्स जो, या फिर हम लोग ये जो वॉल्यूम था उसको सर्कुलेट किया जाता, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ये जो मार्चेंट्स और स्टूडेंट्स थे वो यूनिवर्सिटीज़ के टाउन्स में, तो उनको ना प्रिंटेड कॉपीज जो थी वो बहुत ही चीपर मतलब कॉस्ट में उनको मिल जाती थी। कहने का मतलब है उनको बहुत ही कम पैसों में ये मिल जाती थी। जैसे जैसे बुक्स की डिमांड इंक्रीज़ हुई, बुक सेलर्स जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स जो थी वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मतलब अपने नेशन से बाहर भेजना शुरू कर दिया अदर कंट्रीज़ में, ठीक है, बाकी वाले नेशन में भेजना शुरू कर दिया। अब बुक फेयर्स लगना शुरू हो गए। बुक फेयर्स मतलब मेले लगना शुरू हो गए जहाँ पर बुक्स को बेचा जाता अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है। अब प्रोडक्शन जो थी, हैंड रिटन मनोस्क्रिप्ट्स जो थी, उनको ऑर्गेनाइज किया जाने लगा अलग अलग तरीके से, ताकि जो डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही है उस डिमांड को पूरा किया जा सके। अब ये जो स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स थे, उनने क्या करना शुरू किया, वो मतलब लंबे समय तक अकेले वहाँ पर काम नहीं कर सकते थे, है ना। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब मतलब बुक की डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी, तो उनने क्या कहा कि अब हम लोग को क्या करना होगा, बुक सेलर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमें भी अपने हैंड इंक्रीज़ करने होंगे, मतलब हमें भी लेबर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब यहाँ पे बताया गया कि 50 स्क्राइब्स जो से ज़्यादा जो थे वो एक मतलब एक वर्क करते थे किसके आगे, एक बुक सेलर के आगे, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये जो प्रोडक्शन थी हैंड रिटन मनोस्क्रिप्ट की, वो बुक्स की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे, मतलब लोग इतना ज़्यादा आप मनुस्क्रिप्ट या जितना भी हम लोग बोल सकते हैं बुक्स को रीड कर रहे थे, इंक्रीज़ एक्सेसिवली इंक्रीज़ हो चुकी थी, मतलब सॉरी डिमांड जो थी वो एक्सेसिवली इंक्रीज़ हो चुकी थी। तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते कि हैंड रिटन जो थी मतलब वो इनकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकती थी। कॉपिंग करना मतलब नकल करना, वो भी उस टाइम पर बहुत महंगा पड़ता, मतलब बहुत टाइम लग जाता, लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था उस टाइम पर मेन, ठीक है। मनोस्क्रिप्ट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती, उनको अगर हम लोग एक या दो जगह पर रख देते या फिर उसको ज़्यादा टाइम पर हम लोग ओपन या क्लोज करते तो वो भी वो फट जाते, मतलब कि इतने अच्छे पेजेस नहीं होते थे। ऑकवर्ड मतलब उनको हैंडल करना भी थोड़ा ऑकवर्ड सा होता, और उनको हम लोग इजीली रीड भी नहीं कर पाते थे, ना कैरी करके कहीं पर लेके जा सकते थे क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल होता था। उसके बाद सर्कुलेशन जो थी वो भी लिमिटेड थी, क्योंकि हम ऐसे पेजेस को जो मतलब बिल्कुल फटने वाले हों, बहुत ज़्यादा देर तक ना टिक सके, तो उनको हम लोग सर्कुलेट भी नहीं कर पाते प्रॉपरली। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होती गई, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी अब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। अर्ली 15th सेंचुरी में देखा गया जो वुड ब्लॉक्स थे अब वो यूरोप में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे थे। अब प्रिंट टेक्सटाइल्स भी आना शुरू हो गया, प्लेइंग कार्ड भी बनना शुरू हो गए, रिलीजियस पिक्चर्स बनना भी स्टार्ट हो गई जो कि सिंपल और ब्रीफ टेक्स्ट के थ्रू मतलब इलस्ट्रेट करी जाती। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि क्लियरली एक ग्रेट नीड हमारे सामने आई जिसको बहुत तेज़ी से और बहुत ही कम दाम में मतलब रिप्रोड्यूस करना था, टेक्स्ट जो था उसको मतलब शो करना था वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी की एक ऐसी इन्वेंशन थी जिसके थ्रू हम लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकते थे। जैसे ही ब्रेक थ्रू अक्कर हुआ, मतलब स्ट्रासबर्ग जो था जर्मनी में, एक पर्सन था जिसका नाम था जॉनन गुटनबर्ग, जिसने फर्स्ट नाउन प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो डेवलप करी। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कब इस्टेब्लिश हुई, फर्स्ट कब डेवलप हुई, तो आप लोगों का आंसर आएगा 1430s में। तो अगर पूछा जाएगा हु डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, यू हैव टू आंसर जॉनन गुटनबर्ग, ठीक है। और उसमें आप लोग क्या लिखोगे कि वो कौन से नेशन से बिलोंग करता था, जर्मनी से। नेक्स्ट है आप लोगों की सेक्शन 2.1 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जॉनन गुटनबर्ग जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनके फादर का क्या नाम था, वॉट इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया गुटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तो गुटनबर्ग जो थे वो किसके बेटे थे, एक मार्चेंट के बेटे थे
जो कि मतलब एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर स्टेट के साथ बड़े हुए, ठीक है। उनके पास बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर स्टेट था, और उन्होंने अपनी चाइल्डहुड में क्या देखा कि हाँ, ये जो वाइन और ऑलिव प्रेसेस हैं ये किस तरह वर्किंग में आती हैं, किस तरह से चलती हैं, किस तरह से ये मतलब डेवलपमेंट, या हम लोग बोल सकते हैं किस तरह से प्रोडक्ट को फॉर्म करती हैं। उसके बाद उन्होंने सीखा मुझे क्या करना, आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। उन्होंने स्टोन को पॉलिशिंग करने की कला सीख ली, और वो एक क्या बन गए, गोल्ड स्मिथ बन गए, ठीक है, मतलब ज्वेलर बन गए। उसके बाद क्या हुआ, उनने और भी बहुत सारी चीज़ों में मतलब वो एक्सपर्टाइज थे, मतलब एक्सपीरियंस थे। उनने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को मोल्ड करना, ट्विस्ट करना सीख लिया, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग जो थी वो भी उनका एक नॉलेज रिफ्लेक्ट करती थी। गुटनबर्ग जो थे उन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उसमें ना कुछ डिज़ाइन डाल के इनोवेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब ओलिव प्रेस जो थी उसमें उन्होंने एक मॉडल जो था प्रिंटिंग प्रेस का वो उन्होंने बनाया, और उसके बाद क्या किया, उसको मोल्ड किया कि उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसमें कौन कौन से मेटल की टाइप्स जो हैं वो डाली जाएंगी, तब भी लेटर्स जो है वो फॉर्म होंगे, प्रॉपर एक अल्फ़ाबेट बनेगा, ठीक है। तो 1448 में गुटनबर्ग जो थे उन्होंने अपने सिस्टम को परफेक्ट किया, मतलब जो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस फॉर्म करी थी उसको परफेक्ट किया। कब परफेक्ट किया, 1448 में। और जो उनकी फर्स्ट बुक थी वो प्रिंट कौन सी हुई थी, उस बुक का नाम था बाइबल। उन्होंने फर्स्ट बुक प्रिंट करी थी, और अबाउट 180 कॉपीज़ जो थी वो प्रिंट करी थी। और उसके बाद उस बुक को प्रोड्यूस करने में 3 इयर्स लगे। देन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, उस टाइम पर देखा गया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो थी वो इसी बुक की हुई थी, ठीक है। और जो न्यू टेक्नोलॉजी थी वो इंटायरली मतलब हम लोग बोल सकते डिस्प्लेस होगी, और जो एग्जिस्टिंग आर्ट था बुक्स का जो कि हाथों से लिखा जाता था, अब वो भी कहीं ना कहीं अदृश्य हो रहा था। इनफैक्ट हम लोग ये बोल सकते कि प्रिंटेड बुक्स जो थी अब क्लोजली रिसेंबल हो रही थी। रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो भी अब कहीं ना कहीं एक प्रॉपर लेआउट में अपीयर हो रही थी। उसके बाद मेटल के जो लेटर्स थे उनको इमिडिएट किया जाता, मतलब उनकी नकल करके एक ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल में उसको मतलब शो किया जाता। उसके बॉर्डर्स पर भी इलिमिनेटेड मतलब हाथों के द्वारा लिखा जाता, मतलब स्टाइल प्रोवाइड किया जाता उनको एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू। अब जितनी भी एग्जांपल्स वहाँ पे मेंशन करी गई होती उन सभी को पेंट कर दिया जाता, और बुक्स जो थी वो प्रिंट करी जाती अमीर लोगों के लिए, और स्पेस छोड़ी जाती ब्लैंक पेपर की मतलब कॉर्नर्स पे, ताकि उसके ऊपर क्या किया जाए, उसको डेकोरेट किया जाए। हर एक परचेज़र जो था वो क्या करता, चूज़ करता अपने अकॉर्डिंगली, जिस तरह का डिज़ाइन उसे अच्छा लगता वो उसी टेक्स्ट को मतलब उसी बुक को चूज़ करता, और वो डिसाइड करता कि हाँ कौन सी बुक कौन क्या स्कूल में किस तरह की पेंटिंग जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी, किस तरह से एग्जांपल्स जो हैं वो ज़्यादा बच्चों पर अपना इम्प्रेशन जमा सकती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 100 ईयर्स मतलब 100 सालों तक, अराउंड 1450 से लेकर 1550s का जो टाइम था उसमें प्रिंटिंग प्रेसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सेट करी गई, अलग अलग कंट्रीज़ में। और जो प्रिंटर्स थे वो जर्मनी से ट्रेवल करते और अदर कंट्रीज़ में जाते ताकि उनको काम मिल सके, और साथ में उन्होंने हेल्प भी करी न्यू प्रेसेस को स्टार्ट करने में अदर नेशंस में, ठीक है। और जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेसेस की नंबरिंग जो थी वो इंक्रीज़ होती गई, बुक्स की प्रोडक्शन जो थी वो ऑलमोस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ होती गई। सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में देखा गया 20 मिलियन कॉपीज़ जो थी वो प्रिंटेड बुक्स की, उनका मतलब एक फ्लड ही तरह का मार्केट में आ गया यूरोपियन मार्केट में, मतलब बहुत ज़्यादा 20 मिलियन कॉपीज़ जो थी प्रिंटेड बुक्स की वो मार्केट में आ गई। और ये जो नंबर था वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया 16th सेंचुरी में, अबाउट 200 मिलियन कॉपीज़ जो थी वो मार्केट में आ चुकी थी। अब ये हमें पता चलता है कि किस तरह से एक मतलब हैंड प्रिंटिंग जो थी वो शिफ्ट होगी मैकेनिकल प्रिंटिंग में, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं एक प्रिंट रेवोल्यूशन जो था वो मतलब 15th सेंचुरी में देखने को मिला था, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।